जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय जिस पर अलग अलग तरह के विचार होते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या क्या हो, कितनी हो, किस रफ्तार से बढ़नी चाहिए, आज वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजीत सिंह और सक्सेस पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में एक बिल लेकर आई है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। भारत की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है आपसे छुपी हुई तो नहीं है, लेकिन सरकार ये बिल लेकर आई है। आज इस बिल के कुछ प्रोविजन समझेंगे, साथ साथ में ये भी समझेंगे कि क्या वो रास्ते और उपाय हो सकते हैं जो जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, और जनसंख्या क्यों इस तरह से बढ़ रही है वो चीज़ें भी इसके अंदर समझेंगे। तो पॉइंट्स कौन से हमारे समझने वाले वो हम बात करते हैं। पहला जो सबसे पॉइंट है हमारा वो है इंडिया एंड इट्स पॉपुलेशन। भारत और इसकी पॉपुलेशन, मतलब बेसिक सी जानकारी लेंगे कि आज़ादी के बाद में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रही है और पिछले 10-20 साल में कुछ कम भी हुई है, वो भी जानेंगे। दूसरा पॉइंट है वाई स्टेट वाइज बिल, मतलब स्टेट वाइज बिल क्यों आ रहा है, इंडिया पूरे पैन इंडिया लेवल पे बिल क्यों नहीं आ रहा है, इंडिया पूरे भारत सरकार जो है वो इस बिल को क्यों नहीं ला रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको भी समझेंगे। वो बात आपके तब समझ में आएगी जब आप फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया साथ साथ में वर्ल्ड लेवल पे भी देख लेंगे इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, और इंडिया के अंदर स्टेट्स में अलग अलग फर्टिलिटी रेट है, रेट खुद होती क्या है, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि स्टेट वाइज बिल क्यों लाया जा रहा है। ऐसा एक असम भी अभी सोच के बैठा है कि ऐसा ही एक बिल लाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है वो खुद बिल, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 और इसके प्रोविजंस। इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन दिए हुए हैं। ये जो बिल बनाया है, अभी तक ये कानून नहीं बना है, एक ड्राफ्ट बिल है, स्टेट की जो लॉ कमीशन उन्होंने बनाया है, और इस बिल के अंदर प्रोविजंस क्या क्या है उससे रिलेटेड वो चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट होगा कि रीजंस क्या क्या है कि इंडिया में लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसके पीछे के कारण क्या है, और साथ साथ में चैलेंजेस क्या क्या है इस पॉपुलेशन ग्रोथ से, क्या नुकसान हो रहे हैं हमें, और इसको हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या अगर हमने अलग अलग प्रावधान बनाए भी है तो भी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है, उसके क्या चैलेंजेस है वो भी देखेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर कुछ मैं मेरी तरफ से पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे सही लगा कि अगर ये चीज़ें अपनाई जाए तो हो सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया जाए। अगर आपके भी ऐसे कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, आप आराम से कोई सजेशन बता सकते हो, नया सजेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इंडिया और इसकी पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन का एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन में सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर इसकी एक डेफिनेशन होती है, और इसका मतलब होता है सेट ऑफ ह्यूमन कलेक्शन, या फिर इसको यूं कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ह्यूमन। कलेक्शन ऑफ ह्यूमन, ये जो कलेक्शन ऑफ ह्यूमन होता है इसी को कलेक्टिवली हम कहते हैं किसी भी देश की पॉपुलेशन, किसी भी देश, किसी भी एरिया, किसी भी रीजन की एक पॉपुलेशन। बात करूं अगर मैं इंडिया की वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, तो पूरे वर्ल्ड के अगर इंडिया के पास में 2.4% पूरे वर्ल्ड का लैंड मास है, यानी कि जितना भी पूरे विश्व में भूभाग है उसका 2.4% यानी कि करीब करीब 2.5% लैंड मास इंडिया के पास में है। फिर बात करें कि वाटर रिसोर्सेज इंडिया के पास में कितने हैं, तो करीब करीब 4%, जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है वर्ल्ड में उसका 4% वाटर इंडिया के पास में है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे स्टैंड करता है इसमें। 16% वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर आई हुई है, यानी हमारे पास लैंड मास कम है, वाटर रिसोर्सेज कम है, लेकिन पॉपुलेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही चिंता वाली स्थिति है इंडिया के लिए। अगर बात करें कि आज़ादी के बाद से कैसे कैसे हालात रहे पॉपुलेशन की, डिकेडल ग्रोथ देखे, यानी हर 10 साल में कैसे ग्रोथ हुई है, तो देखिए 1947 में आज़ाद हुए थे और 1951 में जो सेंसस हुआ था उसमें हमारी पॉपुलेशन आई थी 36 करोड़। 36 करोड़ की पॉपुलेशन आई थी, और उसके बाद में कंटिन्यू 30 से 40 साल तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट रही थी। जैसे 1961 की बात करूं तो ग्रोथ रेट थी 21%, 1971 की बात करूं तो 24% ग्रोथ, इसके बाद में अगले 10 सालों में फिर 24%, फिर 24%, कंटिन्यू 30-40 साल तक 24% की रेट से इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। लेकिन फिर वापस ये आंकड़ा थमा और 2001 में करीब 21% के आसपास पहुंचा। फिर 2011 जो आया इसमें ये आंकड़ा 17% के पास पहुंचा, यानी कि काफ़ी कम हुआ, और अभी 2021 की बात करें तो 12.6% के पास में हमारी ग्रोथ रेट पहुंची है। यानी आज़ादी के बाद से कंटिन्यू 30-40 साल तक तो बढ़ी है, लेकिन पिछले 10-20 सालों में रेट घटी है। और जो आज़ादी के बाद से रेट जो बढ़ी थी उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो रिजल्ट्स है वो अब हमें दिख रहे हैं कि हम 140 करोड़ के आंकड़े के पार जा चुके हैं अब। तो ये जो ग्रोथ रेट थी ये पूरी इंडिया की ग्रोथ रेट थी आज़ादी के बाद में, लेकिन पिछले 20 सालों में अगर ग्रोथ रेट घटी है
तो फिर ये बिल्स क्यों लाए जा रहे हैं अगर ग्रोथ रेट कम हो रही है तो। ये भी आप समझेंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट था पॉपुलेशन के बारे में, इंडिया का कंटेक्स्ट और इंडिया में कैसे डिकेडल ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की उसके बारे में। फिर बात करते हैं इंडिया की और साथ साथ में कि स्टेट वाइज इस बिल को क्यों लाया जा रहा है, पैन इंडिया लेवल पे बिल क्यों नहीं आ रहा है। और दूसरा फर्टिलिटी रेट। अब पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए फर्टिलिटी रेट समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होती है फर्टिलिटी रेट? तो देखिए फर्टिलिटी रेट जो होती है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक लाइफ स्पैन में कोई भी अगर एक महिला होती है, कोई भी एक वुमेन जो होती है, वो आपके अपनी एक पूरी लाइफ स्पैन में कितने बच्चे पैदा करती है, यानी कितने बच्चों को बर्थ देती है वो महिला, उसी को कहते हैं हम फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 आती है, एवरेज निकालते हैं, देखिए पॉइंट में तो सीधी सी बात है नहीं होगा, लेकिन पॉइंट इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज लिया जाता है, इसीलिए पॉइंट में आती है। 2.1 का मतलब हो गया कि अमूमन एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 2 बच्चे पैदा करती है। अगर इस तरीके से रेट बढ़ती है, 2 बच्चे पैदा करती है, तब तो वो रेट है आपके स्टेबल, तब तो फर्टिलिटी रेट एकदम सही है और देश की जनसंख्या न बढ़ेगी न घटेगी, एकदम बराबर लेवल से चलेगी। लेकिन अगर 2.1 से रेट कम है, अगर 2.1 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देश के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 2.1 से रेट काफ़ी कम है, इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन जैसी समस्या देखी जाती है। लेकिन अगर रेट 2.1 से ज़्यादा है, मोर है 2.1 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, जो कि इंडिया के अंदर हो रही है। लेकिन इतनी भी इंडिया के अंदर नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू दूसरे देश बहुत सारे हैं जिनके अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इंडिया की फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे कम हुई है पिछले 10-20 सालों में। जैसे अगर वर्ल्ड लेवल की मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की अगर टॉप पे मैं कहूं तो एक देश आता है अफ्रीका का जिसका नाम है नाइजर। इस नाइजर की फर्टिलिटी रेट है 7, यानी अमूमन एक महिला, नाइजर अफ्रीका का एक देश है और उसके अंदर अमूमन एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 7 बच्चों को जन्म देती है। तो इसका मतलब वहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। फिर इसके अलावा एक और देश आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। ये देश भी आपके अफ्रीका के अंदर आया और इसकी फर्टिलिटी रेट भी 6 है, तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी फर्टिलिटी रेट। तो वर्ल्ड में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया वैसे तो बहुत पीछे है इस मामले में, तो 99 नंबर पे इंडिया आता है और इंडिया की फर्टिलिटी रेट जो है आपके अब पहुँच चुकी है 2.2 के पास में, यानी 2.2 के आसपास जो आंकड़ा होगा इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है पिछले 10-20 सालों में। लेकिन जो पिछले 30-40 साल के जो ग्रोथ हुई है उसके तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस अब देख ही रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे इंडिया के वर्ल्ड लेवल पे ये हाल है ग्रोथ रेट के अंदर, यानी ठीक है, इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है अभी इंडिया की, क्योंकि हर देश के पॉपुलेशन में अपना एक साइज होता है, एक टाइम पे पीक बनता है, फिर वो पीक धीरे धीरे वापस डिक्लाइन की ओर बढ़ता है। तो इंडिया अभी धीरे धीरे पीक को अटेंड कर देगा और फिर धीरे धीरे वापस डिक्लाइन होना शुरू होगा। लेकिन वो पीक अटेंड ना करे इसके लिए हम पहले से ही प्रोविजंस बना रहे हैं। वो पीक आए ही क्यों, उससे पहले ही अगर नियंत्रण कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं केवल इंडिया की, तो वर्ल्ड लेवल पे हमने देखा 99 नंबर पे इंडिया आता है ग्रोथ रेट के मामले में, फर्टिलिटी रेट के मामले में। इंडिया के अंदर स्टेट्स की फर्टिलिटी रेट क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर स्टेट्स जो है 3 टाइप की फर्टिलिटी रेट है, जैसे कि अभी हमने देखी 2.1 से ज्यादा वाले। अब देखिए एक हो गया हमारा स्टेट बिहार, एक हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया मध्य प्रदेश। अगर बिहार की फर्टिलिटी रेट देखें तो 3.4 है, उत्तर प्रदेश की देखें तो 3.1 है, मध्य प्रदेश की देखें तो 2.7 है। ये वो स्टेट्स है, ये 3, इसके अलावा वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, ये 3-4 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो इंडिया की 50% पॉपुलेशन को अपने अंदर समाये हुए हैं। यानी बाकी के जो 20-22 जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनके अंदर इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है, उन्हीं के कारण फर्टिलिटी रेट कम हो रही है हमारी। लेकिन कुछ ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ आज भी है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो तो कम हुई है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र भी इनमें से एक है। और इसके अलावा इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनकी 2.0 के आसपास हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया। उड़ीसा की फर्टिलिटी रेट 2.0, यानी कि उड़ीसा कैसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में, कोई इशू नहीं उड़ीसा के साथ में। लेकिन जो यूपी बिहार है इनके साथ में इश्यूज है। 3-3.5 यानी अमूमन एक महिला 3 से 4 बच्चों को अपने लाइफ स्पैन में जन्म देती है और धीरे धीरे ये दर बढ़ती जा रही है और यूपी की पॉपुलेशन 20-22 करोड़ को भी अब तो क्रॉस कर गई है। और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जिनकी कम है, 2.6 यानी 1.6 है, 1.7 है, 1.6, जैसे कि आपके पंजाब हो गया।
पंजाब की 1.6 है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की अब कम हो गई है, 1.7 पे पहुंच गया है। यही बात मैं अगर गोवा की करूं तो गोवा में तो बिल्कुल 1.2 के आसपास है, यानी कि अगर 2.1 से कम है, क्या हो गया आपके कि यहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन वाली समस्या आ चुकी है। 2.1 से कम है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन की ओर जाएगी, 2.1 से ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और यहां पे कुछ जगह स्टेबल है स्थिति। तो इंडिया पूरे के अंदर स्थिति ही स्टेबल नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट पैन इंडिया लेवल पे कैसे लेकर आएगी। इसीलिए स्टेट्स को ये मेजर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह ये अपने लेवल पे बिल लाके इसको कंट्रोल करेंगे, वो मच बेटर होगा। क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जब पॉलिसी बनेगी तो सबके ऊपर एक समान लागू होगी, लेकिन सबके ऊपर एक समान लागू नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जैसे गोवा जैसे स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन वाली समस्याएं हैं। मिजोरम जैसे स्टेट्स, जैसे मिजोरम के तो अभी एक मंत्री है, उन्होंने ये तक घोषणा कर दी थी कि आपके जो भी एक बच्चा या 2 बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकार इंसेंटिव्स देगी बहुत सारे, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन की दर बहुत ज़्यादा कम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। तो पूरे इंडिया के लेवल पे इसीलिए ये चीज़ नहीं आ सकती है, जबकि एक स्टेट लेवल पे आ सकती है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर आई है। और असम सरकार भी ये बोल रही है कि हम भी बहुत जल्द इस चीज़ को, इस नए प्रावधान को लाने वाले हैं। तो ये बात है कि स्टेट वाइज इस बिल को लाया जा रहा है, जबकि पैन इंडिया लेवल पे लाना मुश्किल है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ये पूरा का पूरा बिल, उत्तर प्रदेश बिल। अब इस बिल को देखिए आप, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, स्टेबलाइज करना है पॉपुलेशन को, और साथ साथ में वेलफेयर का काम भी करना है। 2021 इस बिल का नाम है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, स्टेबलाइज करनी है, और साथ साथ में वेलफेयर के काम भी करने हैं। अब ये बिल लेकर कौन आया है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की एक लॉ कमीशन है, वो लेकर आई है इस बिल को। इस बिल को अभी तक ड्राफ्ट के रूप में बनाया गया है, और पब्लिक ओपिनियन भी मांगी है। 19 जुलाई तक पब्लिक ओपिनियन कोई भी दे सकता है, अपने अपने प्रावधान बता सकता है उसके अंदर। तो देखिए, जैसे कि हमारी लॉ मिनिस्ट्री होती है सेंट्रल लेवल पे हमारी एक लॉ मिनिस्ट्री होती है, कानून मंत्रालय होता है, जिसके अभी हमारे मंत्री है किरेन रिजिजू। अभी जो 2.0 हुआ है हमारे कैबिनेट का, न्यू कैबिनेट बनाई गई, उसमें किरेन रिजिजू को इसके मंत्री बनाया गया है। हर लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में एक लॉ कमीशन सेटअप की जाती है, हर लॉ मिनिस्ट्री के अंदर एक लॉ कमीशन सेटअप की जाती है। और लॉ कमीशन जो होती है, इसका न तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जिक्र होता है, न ही ये आपके कोई स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कार्यकारी बॉडी होती है, यानी कि इसके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे, इसके जो भी सुझाव होंगे, ये जो भी सुझाव देगी वो किसको देगी, लॉ मिनिस्ट्री को देगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट पैनल बैठाया जाता है जो काम करता है एडवाइजरी का। ओनली इनका काम है आपके क्या, एडवाइस देना, किसको, सरकार को, कई सारे बिल से रिलेटेड। यानी कि सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जिनके ऊपर ये लॉ कमीशन काम करती है, और सरकार को क्या देती है, एडवाइस देती है, नए नए रिकमेंडेशंस देती है। एक्सपर्ट्स पैनल बैठते हैं इसके अंदर, और सरकार को नए नए सुझाव देती है। ये सेंट्रल लेवल पे है। ठीक इसी तरह की लॉ कमीशन स्टेट लेवल पे भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक स्टेट लेवल पे लॉ कमीशन बनाई गई है, उसे यूपी स्टेट लॉ कमीशन कहते हैं। ये यूपी स्टेट लॉ कमीशन जो है, अभी इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो आपके आदित्यनाथ मित्तल है। इनका भी एक स्टेटमेंट आया था अभी जनसंख्या से रिलेटेड, और उसमें उन्होंने इसी प्रावधान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें कही थी। आदित्यनाथ मित्तल जो है वो आपके जस्टिस है और इसके हेड भी है। ये सेंट्रल लेवल की लॉ कमीशन है और ये स्टेट लेवल की लॉ कमीशन है। दोनों का काम क्या है, सरकार को सिर्फ और सिर्फ सलाह देना, रिकमेंडेशंस देना, जबकि सरकार बाउंडेड नहीं है इनकी रिकमेंडेशंस को मानने के लिए। सरकार किसी भी तरीके से पाबंद नहीं है कि इनकी बात माने ही माने, नहीं, लेकिन सरकार इनकी एडवाइस सुन सकती है और अच्छी लगे तो सरकार उसको लागू कर सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो स्टेट लॉ कमीशन है, उन्होंने इस बिल को पूरा का पूरा तैयार किया है, सारे प्रोविजन इसके अंदर बनाए हैं। अब प्रोविजन क्या क्या है इससे रिलेटेड, तो प्रोविजन की बात करें अगर हम, तो देखिए सबसे पहला जो प्रोविजन है यहाँ पे, कि इन्होंने ये बताया कि पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन विल बी डिबार्ड फ्रॉम सेवरल बेनिफिट्स। ऐसा इंसान जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उनको कुछ सुविधाएं जो है वो सरकार नहीं देगी, नहीं मिलेगी उनको। कौन सी सुविधाएं उसके अंदर आ जाती है, इस बिल के अंदर ऐसा दिया हुआ है। इस बिल में यह कहा गया है कि प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर वो इंसान जो है पहले से कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट लगा हुआ है और अब उसके 2 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं, तो उसको कहीं पे भी आगे प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ये पहली चीज इन्होंने इसके अंदर रखी है। अगर ये बिल लागू हो जाता है, आगे आने वाले टाइम में एक्ट बन जाता है, तो ये सारी चीजें लागू होंगी।
तो इन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होंगी, कि प्रमोशन नहीं मिलेगा। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोकल अथॉरिटीज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज इलेक्शन वगैरह होते हैं, उसके अंदर वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है, प्रमोशन नहीं मिलेगा, कंटेस्ट नहीं कर सकता है। और अगर गवर्नमेंट जॉब लेने से पहले ही अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो राशन कार्ड जो आता है, जो रेशन कार्ड हमारा मिलता है, उसकी लिमिट 4 तक ही कर दी जाएगी। मान लीजिए कि किसी के घर में 8 बच्चे हैं, 8 सदस्य हैं टोटल, 2 वो पति पत्नी और 6 उनके मान लो बच्चे हैं, तो राशन कार्ड की संख्या तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही कर दी जाएगी, बाकी वालों को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये लॉ पास हो जाता है तो इस लॉ के अंदर ये प्रावधान है। फिर इसके अंदर ये दिया हुआ डिबारिंग फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। सरकार की कई सारी स्कीम्स आती है, जैसे आवास योजना आती है, इसके अलावा सरकार कई सारे आए दिन नई नई स्कीम्स लेकर आती है। तो ये आवास योजनाएं हो गई, ये सारी योजनाएं हैं, तो इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा कोई भी व्यक्ति को अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये प्रोविजन इसके अंदर दिए हुए हैं, किससे रिलेटेड, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो ये सारी सर्विसेज उसको अवेल नहीं होगी। फिर बात करें कि अगर सिर्फ एक ही बच्चा है, तो अगर सिर्फ एक बच्चा है, कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है या फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं सरकार की तरफ से। सरकार ने कहा जो एक चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड नॉर्म या पॉलिसी को अपनाएगा उसको हम बेनिफिट्स देंगे, जो 2 से ज़्यादा करेगा उनको तो हम वो सारे बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन जो एक बच्चा अपनाएगा उनको बहुत सारे बेनिफिट देंगे। जैसे क्या देंगे, अगर उनका एक बच्चा है तो उस एक बच्चे को 20 साल की एज होने तक फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देंगे हम, उसकी हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वो सरकार ने कहा हम फ्री देंगे। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड अपनाता है, तो भले वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, भले वो ऑर्डिनरी सिटीजन है। फिर इन्होंने ये कहा है कि उस एक चाइल्ड को एडमिशन में भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो एक चाइल्ड है और किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, या फिर प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक पार्टनरशिप पे कोई कॉलेज चल रही है, तो उसके अंदर जब भी एडमिशन होगा और उस चाइल्ड की अगर वो 1 चाइल्ड है, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए उनको एडमिशन में थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर इन्होंने ये कहा कि फ्री एजुकेशन दी जाएगी ग्रेजुएशन लेवल तक, उस स्टूडेंट को ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी जब एक चाइल्ड है आपके, चाहे वो सरकारी हो चाहे फिर या ऑर्डिनरी पर्सन हो। तो देखिए सिर्फ एक चाइल्ड के इतने बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है। फिर बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज इन केस ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, अगर एक चाइल्ड है और वो लड़की है तो स्कॉलरशिप भी दी जाएगी उसको। अगर वो अब्रॉड जाके भी पढ़ना चाहती है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी उसको, और वो अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकती है, तो पेरेंट्स पे ज़्यादा बोझ वाला काम नहीं होगा। फिर इन्होंने ये कहा है कि प्रेफरेंस टू सिंगल चाइल्ड इन गवर्नमेंट जॉब, सबसे बड़ी चीज़ कि अगर सिंगल चाइल्ड है, जैसे एडमिशन के अंदर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वैसे ही अगर वो सिंगल चाइल्ड है और गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम क्लियर करता है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी बाकियों के मुकाबले। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं तो कहूँगा कि धीरे धीरे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, हालांकि कई सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थोड़े बहुत पड़ेंगे, लेकिन सरकार इसमें थोड़े बहुत सुधार भी टाइम टाइम पे करती रहेगी। इसके बाद में अगर बात करें कि इंसेंटिव्स क्या क्या देंगे, जैसे कि ऐसे जो है 1 चाइल्ड वाली पॉलिसी अपनाते हैं या एक ही बच्चा है उनके पास में, सरकार ने कहा उनको हम और इंसेंटिव्स भी देंगे, मतलब पैसे भी देंगे। क्या पैसे देंगे, सरकार ने ये कहा कि अगर वो बीपीएल परिवार से है, बिलो पॉवर्टी लाइन से है, और वो अंडरगो स्टरलाइजेशन, एक बच्चा होने के बाद में वो स्टरलाइजेशन के अंडर चले जाते हैं, जिसे हिंदी में नसबंदी कहते हैं, उसके अंडर चले जाते हैं। वो कहते हैं हमें सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए, अब हम स्टरलाइजेशन करवा देंगे। तो सरकार ने कहा स्टरलाइजेशन करवाने के बाद में अगर वो एक बच्चा इनका बॉय है तो सरकार उनको 80,000 रुपए कैश देगी, और अगर वो एक बच्चा इनकी गर्ल है कोई तो उसको सरकार 1 लाख रुपए कैश देगी। यानी ये सरकार की तरफ से प्रोत्साहन किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने होने चाहिए, तो एक बच्चा होना चाहिए, 2 वैसे कहा है, लेकिन एक बच्चा होता है तो सरकार इतने सारे उसको बेनिफिट्स देगी। गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस, एजुकेशन में प्रेफरेंस, एडमिशन में प्रेफरेंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फ्री मिलेंगी। इसके अलावा स्टरलाइजेशन करवा देते हैं तो 80,000 कैश और 1 लाख रुपए गर्ल चाइल्ड के केस में कैश मिलेगा। हालांकि रेट थोड़ी कम है, मतलब 80,000 लाख रुपए, थोड़ी और गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से कम इसको 3 से 5 लाख के आसपास करना चाहिए, अगर इंडिया में अच्छे से इसको लागू करना है तो। फिर भी एक अच्छी शुरुआत है, एक बढ़िया काम ही है। इसके अलावा और क्या क्या प्रोविजन है इसके अंदर, तो प्रोविजन इसके अलावा जो है वो ये कहा है कि बीपीएल परिवार तो जो अपने स्टरलाइजेशन करवा रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान है जो गवर्नमेंट जॉब में है और बाद में एक बच्चा होने के बाद में और वो अपनी वॉलंटरी स्टरलाइजेशन करवाता है, यानी अपनी इच्छा से स्टरलाइजेशन करवाता है, नसबंदी करवाता है,
तो उसको गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए क्या क्या बेनिफिट सरकार देगी। सरकार ने कहा है कि 2 एडिशनल इंक्रीमेंट देगी सरकार, उसकी पूरी सर्विस के दौरान 2 नए इंक्रीमेंट देगी सरकार उसको। फिर सरकार ने यह कहा है कि उसको सब्सिडी मिलेगी अगर वो कोई भी घर खरीदता है, कोई भी प्लॉट परचेस करता है, तो अगर कोई भी कहीं पे घर खरीद रहा है तो वहां गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। या फिर हाउसिंग बोर्ड जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, वहां से अगर कोई घर खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है और वो स्टरलाइजेशन के अंडर जा चुका है एक चाइल्ड होने के बाद में, तो उसको बहुत सारी सब्सिडी गवर्नमेंट वहां पे प्रोवाइड करेगी। फिर गवर्नमेंट ने यह कहा है कि रिबेट दी जाएगी उसके यूटिलिटी चार्जेस, जैसे कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज, वाटर के चार्ज, उसके जो भी डेली एक्सपेंसेस वगैरह होंगे गवर्नमेंट उसके अंदर रिबेट देगी। उसके जो टैक्स लगेगा उसके अंदर भी गवर्नमेंट रिबेट देगी अगर वो 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करता है। तो कितनी शानदार चीज़ है ये। इसके अलावा ये सरकार ने कहा है कि मैटरनिटी लीव, देखते हैं हम कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको लीव मिलती है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर होती है उनको कई बार लीव दी जाती है और अभी तक कई जगह पे पेड लीव नहीं मिलती है। लेकिन सरकार ने कहा अगर एक चाइल्ड है और पेड लीव लेते हैं, अगर मैटरनिटी लीव लेते हैं वो, तो उनको पूरी की पूरी सैलरी उनकी दी जाएगी विथ अलाउंसेस, कंप्लीट सैलरी दी जाएगी अगर वो 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं और कहते हैं एक बच्चा होने के बाद हम स्टरलाइजेशन करवा लेंगे। तो सरकार ने ये कहा है कि 12 महीने की उनको कंप्लीट छुट्टी दी जाएगी, लेकिन पूरे 12 महीने उनको पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी, पूरे के पूरे अलाउंसेस दिए जाएंगे। ये सरकार के प्रावधान है इसको किसको लेके, 1 चाइल्ड को लेके। अब सरकार ने यह कहा है कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम इसके लिए कि जो वॉलंटरी स्टरलाइजेशन करवाएगा पब्लिक सर्वेंट, सरकार ने यह कहा है कि फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और देंगे, इंश्योरेंस कवरेज भी देंगे। किसको, या तो फिर उस व्यक्ति को या फिर उनकी जो वाइफ होगी उनको आपके फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी दी जाएगी जो स्टरलाइजेशन के अंडर जा रहे हैं वो। इसके अलावा 3% इंक्रीज देंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड के अंदर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड क्या होता है, एक होता है पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर आपके जो रिटायरमेंट के बाद में जो गवर्नमेंट पैसा देती है वो होती है। एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड, मतलब एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट कुछ करते हैं और गवर्नमेंट फिर उन पैसों को इन्वेस्ट करती है कहीं पे, और इन्वेस्ट करने के बाद में जो भी उससे मुनाफा वगैरह मिलता है वो वापस उनको रिटर्न कर दिया जाता है एम्प्लॉयर्स को। तो सरकार ने कहा जो मुनाफा देंगे उसके साथ में 3% एक्स्ट्रा देंगे उस मुनाफे में हम, अगर वो वॉलंटरी स्टरलाइजेशन के अंडर चला जाता है एक बच्चा होने के बाद में। इसके अलावा सरकार ने एक बहुत शानदार बात कही है जो मुझे लगा बहुत सही चीज़ लगी, वो ये है कि जितने भी स्कूल्स है सेकेंडरी लेवल के 11-12 लेवल के, उनके अंदर कंपलसरी एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट का नाम होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। सरकार ने ऐसा कहा टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा 11th और 12th क्लास के अंदर, ताकि बच्चे अपनी अर्ली स्टेज के अंदर इस पॉपुलेशन से होने वाले नुकसान को पहले ही समझ लें, पहले ही उन चीज़ों को समझ ले। जब वो एजुकेट हो जाएंगे इन चीज़ों के बारे में तो वो खुद तो अवेयर रहेंगे और इससे उनका भी भविष्य अच्छा रहेगा, साथ साथ में दूसरों के भविष्य के लिए भी अच्छा काम कर पाएंगे। फिर आगे बात करते हैं कि रीजन और चैलेंजेस क्या है। ये सारे थे प्रावधान ये प्रावधान सरकार ने दिए। ये बिल अगर लागू हो जाता, अभी लागू होने में इसको टाइम है, अभी कुछ ओपिनियन के लिए भी बिल आमंत्रित है लोग, अब आराम से आप भी इसकी ओपिनियन दे सकते हो कि आपको लगता है ये चीज़ हटनी चाहिए, ये चीज़ बढ़नी चाहिए, तो वो ओपिनियन आप भी प्रदान कर सकते हो। 19 जुलाई तक ओपिनियन खुली है। इसके अलावा अपोजिशन पार्टीज वगैरह जो है वो भी अपने अपने ओपिनियंस उसके अंदर दे रही है, जहाँ सरकार को सही लगा उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके और फिर लगभग 6 महीने या 1 साल के अंदर इस बिल को पारित किया जाएगा, फिर ये लॉ बनेगा। अभी तक ये सिर्फ एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस थे। अब पहले तो रीजंस क्या क्या है इंडिया के अंदर कंटिन्यूअस पॉपुलेशन बढ़ने के, वो कौन से रीजन है जिसके कारण इंडिया के अंदर कंटिन्यू पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। देखिए सबसे पहला रीजन जो मैं मानता हूं, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव होना। शिक्षा है ही नहीं, एजुकेटेड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ज़्यादा पॉपुलेशन के नुकसान क्या है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उससे नुकसान क्या होंगे, हमें क्या नुकसान होंगे, एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होंगे, हर चीज़ के नुकसान के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए बढ़ावा देंगे। जो इलिटरेसी है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा देती है। दूसरी चीज़ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, मेल चाइल्ड, एक बहुत ही आम मान्यता है, कई जगहों पे हमने देखा है, कहीं जैसे बैकवर्ड एरियाज भी है, इवन आजकल तो कहीं मेट्रो सिटीज़ में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि मेल चाइल्ड सब चाहिए, सबको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ये रीज़न भी है कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे, क्योंकि एक मेल चाइल्ड या बेटा उसके चक्कर में पॉपुलेशन के जो संख्या होती है अपने बच्चों की 2, 4, 6, 8 तक करते जाते हैं कि हमें तो मेल चाइल्ड चाहिए। तो ये एक फैक्टर और भी है पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे।
एक और फैक्टर है कि लो एज ऑफ मैरिज है, जो शादी करने की उम्र है 18 से, हमें पता है 18 साल होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन गांव में या कई जगह ऐसी भी है, गांव में ऐसा नहीं कहूँगा कि फिक्स गांव के अंदर, लेकिन कई जगह कई कम्युनिटीज़ में ऐसी चीज़ें भी है 10-10 साल के जो लड़कियाँ होती है या उनकी आपकी शादी करवा दी जाती है 10-12 साल की एज में, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में, और शादी करवा दी जाती है। जब तक वो 18-20 तक की होती है तब तक उनके खुद के 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं, तो उनको उस बारे में ना नॉलेज है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई लिटरेसी है, तो पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ें हो रही है, और इसी कारण पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ रही है। एक और रीज़न है कि वाइडनिंग गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डेथ रेट को ज़्यादा कर दें, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्थ रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेथ रेट जो है, देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक दूसरे के पैरेलल जब चलती है तब पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, लेकिन बर्थ रेट अगर ज़्यादा है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो इसका मतलब पॉपुलेशन कंटिन्यूस ग्रो करेगी और बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनेगी। एक कुछ रिलीजियस एटीट्यूड भी है। रिलीजियस एटीट्यूड मतलब किसी विशेष का नहीं कहूँगा मैं, लेकिन लगभग हर रिलीजन के अंदर एक ना एक जगह पे ये होता ही है कि भाई बच्चे तो जो है भगवान की देन है, क्या हो गया 2 हो गए 4 हो गए 6 हो गए, नहीं, ये कुछ एटीट्यूड रिलीजियस एटीट्यूड्स भी आता है इसके अंदर, ये भी एक पॉपुलेशन को ग्रो करने के पीछे कारण है। तो रिलीजियस एटीट्यूड है, इसको भी धीरे धीरे एजुकेशन से ही खत्म किया जा सकता है। जब शिक्षित होगा वर्ग तभी तो समझेगा इन सब बातों को। फिर एक लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के इतने सारे नुकसान है, लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में, बस अपने अपने अंदाजे लगाते हैं और सोचते हैं कि देखा जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, इसी कारण पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही। तो एजुकेशन, इकोनॉमिक फैक्टर, लो एज मैरिज, वाइडनिंग गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, ये सारे रीजंस है इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ होने के। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है डिसप्रपोर्शनेट जेंडर कंपोजिशन। हम देखते हैं कि मेल जो है वो ज़्यादा है, फीमेल जो है वो कम है। ये किसके कारण आ रहे हैं? ये जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि मेल चाइल्ड होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, इसी के कारण आए दिन ये जेंडर का गैप आ रहा है, जो कि बहुत ही बेकार स्थिति इंडिया के अंदर कर रहा है, और कई कई जगहों पे तो स्थिति बहुत बुरी हो रखी है, कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर। तो ये एक जेंडर गैप को बढ़ावा देगा, मतलब जो जेंडर है उसके अंदर डिसप्रपोर्शनेट का काम करेगा, यानी कि मेल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, फीमेल्स जो है वो घट जाएंगी। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। दूसरा, ये लॉलेसनेस का एकदम एरिया क्रिएट कर सकता है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट उसको रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, तो एकदम से लॉलेसनेस का माहौल बन जाएगा। जैसे हमने अभी कोरोना के टाइम पे देखा कि कई जगह हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टरों के साथ मारपीट की लोगों ने, क्योंकि उनके पास सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे इसके लिए। लेकिन डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं उसमें? हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम उस रिसोर्स को पहुंचा नहीं पाए उन तक, लेकिन फिर भी लॉलेसनेस के एरियाज बने और उन डॉक्टर्स के साथ में मारपीट की, जो कि गलत था। उन डॉक्टर्स को मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया, लेकिन जबकि स्थिति असल में क्या थी? ये पॉपुलेशन ग्रोथ वाली स्थिति। वैक्सीन्स नहीं मिल रही है टाइम पे, लोग धरना देके बैठे हैं, हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो डॉक्टर रीज़न नहीं है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रीज़न है। लोगों को ये बात समझ नहीं आई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। अगर लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, उनको उतना काम नहीं दे पाएगी, सरकार नहीं दे पाएगी या कंपनीज नहीं दे पाएंगी, और रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, तो काम ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट की दर और ज़्यादा बढ़ेगी देश के अंदर। फिर आता अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अनइवन हो जाएगा। रिसोर्स कौन सी है हमारी? कोयला, बिजली वगैरह, ये सारे हमारे रिसोर्सेज है। पानी हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे हमारे रिसोर्सेज है। अगर 2 या 4 जनों के लिए वो चीज़ बनी हुई है और 500 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? सीधी सी बात है, झगड़े होंगे, लॉलेसनेस वाले एरिया होंगे। तो अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इनबैलेंस, इकोनॉमिक इनबैलेंस मतलब जो इनकम का इनबैलेंस आएगा, यानी एक ऐसा जनसंख्या का वर्ग होगा जो गरीब है और बहुत ज़्यादा गरीब है। यानी देश के अंदर बात करूं, करीब 4 से 5 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को, लेकिन 1-2% लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। तो ये अनइक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये किस चीज़ के कारण होता है? ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है। जब इतनी सारी जनसंख्या बढ़ती है, उनको एम्प्लॉय करने के लिए, उनको देने के लिए पैसे या रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते हैं, तो फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर वो रहना शुरू कर देते हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है फूड प्रॉपर्टी शॉर्टेज। सीधी सी बात है, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, फूड के शॉर्टेज आएंगे, प्रॉपर्टी के शॉर्टेज आएंगे। आए दिन हम देखते हैं लैंड के जो डिवीजन हो रहे हैं, एक घर के अंदर 4 भाई है, 4 भाग में बट गया, फिर उन चारों के 3-3, 4-4 बच्चे, तो लैंड और बट गई। तो इस कारण जो खेती की ज़मीन है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और लैंड डिविजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं
पॉवर्टी की तरफ इशारा करते हैं। तो इंडिया के अंदर आपको पता हो भी होना चाहिए कि करीब 3 से 4 करोड़ लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं और 3 से 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ है। तो एक तरफ ऐसी स्थिति है तो फिर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तो ये सारे वो चैलेंजेस है और ये सारे रीजंस है इनके पीछे की पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है। बात करूं मैं अगर कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज हमें जो देनी चाहिए वो है एजुकेशन। जब एजुकेशन दी जाएगी तभी पता चलेगा उनको कि सही क्या है, गलत क्या है, कितने बच्चे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान को, कोई यंगस्टर है, कोई 11th-12th में भी पढ़ रहा है तो भी उसको पता होनी चाहिए कि ये एजुकेशन के क्या कि देश के अंदर पॉपुलेशन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसको पता होनी चाहिए, ताकि वो एजुकेटेड हो और ध्यान से काम करे और देश की प्रगति के लिए काम करे, ना कि पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए काम करे। फिर बात करें कि गवर्नमेंट को ऐसी ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए। वैसे गवर्नमेंट लेके भी आती है कई सारी स्कीम्स, और अभी जैसे इस बिल के अंदर भी गवर्नमेंट ने दिया था कि हम फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह देंगे, तो इस टाइप की स्कीम्स भी, और गवर्नमेंट को पैन इंडिया लेवल पे स्कीम्स तो एटलीस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वगैरह उन लोगों को उस तरीके से शिक्षित किया जाए और धीरे धीरे पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो है वुमेन लिटरेसी। अगर एक महिला शिक्षित होगी घर के अंदर तो अपने आप घर पूरा शिक्षित हो जाता है। वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, बता सकती है कि किस तरीके से पॉपुलेशन वाली जो समस्या हमारे देश के अंदर बढ़ रही है और हम उसको अपने योगदान से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वुमेन लिटरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। वैसे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है जिसको अनइवन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाए, कुछ एक फिक्स अमाउंट दिया जाए, उससे कंट्रोल हो सकता है। हालांकि उससे इन्फ्लेशन जैसी कई सारी स्थितियां बन जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ रीजन के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया जा सकता है। जैसे कि बिहार जो स्टेट है, केवल बिहार के अंदर लागू कर दिया जाए तो वहां पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार के लिए इसको लागू करके लोगों को थोड़ी एजुकेशन मिल जाएगी इन पैसों से, वो चीज़ करके, और उसको वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर इसको लागू किया जा सकता है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा और सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, उम्मीद करूंगा सब कुछ समझ में आया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।